जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रेशियो एनालिसिस। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितनी भी रूलिंग है, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब के सब प्रोवाइड करा रखे हैं। आज हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर बनता है तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग को इसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है एकदम, जिसमें हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को पढ़ेंगे। और सॉल्वेंसी रेशियो भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और एक होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जा करके बाद में देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ जाएं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए, ये लॉन्ग सॉल्वेंसी क्या होती है? सॉल्वेंसी मतलब शोधन, ठीक है ना। शोधन क्षमता को बताती है, सॉल्वेंसी कैपेसिटी आपकी क्या है, ठीक है। सॉल्वेंसी मतलब शोधन की क्षमता आपकी क्या है। आपकी मतलब जिस कंपनी के रेशियो, जिस कंपनी के आंकड़ों का हम रेशियो के माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं, उस कंपनी की पेमेंट करने की क्षमता क्या है। कहाँ अल्प समय में नहीं, अल्प समय के लिए आते हैं तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये शॉर्ट टर्म में आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म में पेमेंट करने की कैपेसिटी आपकी क्या है। तो लॉन्ग टर्म की पेमेंट करने की कैपेसिटी को चेक करने के लिए जिन रेशियोज का यूज किया जाता है उन्हें ही कहा जाता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और ध्यान रखिएगा, यह रेशियो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हैं ये आपके डिपेंड करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रेशियोज आते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसको यहीं से समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेट, और यहाँ क्या लिखा है? इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, अर्थात ऐसे ऋण जिनको कंपनी ने दीर्घकालीन उपयोगिता के लिए प्राप्त किया हुआ है। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब है यहाँ पर ना कि केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स, दोनों, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, जो पहले लिखा है उसको ऊपर रखिएगा। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसका आइडियल लेवल अगर बात करी जाए तो इसका आदर्श स्तर 2:1 होता है, ठीक है ना। अर्थात लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डर्स फंड है उसका 2 गुना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि कंपनी जब डेट पे अपना व्यवसाय करती है, इक्विटी कम रखती है, डेट ज्यादा रखती है, तो कंपनी का बहुत फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, लेकिन टैक्स की सेविंग हो जाती है। जितना इंटरेस्ट दे जाते हैं उससे उतना ही टैक्स सेविंग हो जाती है। इससे कंपनी के ऊपर बर्डन कम आता है और ज्यादा लाभ का हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रुक जाता है और उनका जो करंट रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हाई हो जाता है मार्केट की अपेक्षा। तो यार ये तो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। हर कंपनी चाहेगी कि हम ऐसी ही सिचुएशन में चले जाएं जहां अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पेमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब पेमेंट किया जाता है तो मार्केट की ग्रोथ बहुत कस के उस कंपनी की ग्रोथ बहुत कस के होने लगती है। लोग बहुत भाग भाग के आने लगते हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है शेयर की, और जब मार्केट में उसके शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे कंपनी अपनी ख्याति प्राप्त करने लगती है। तो हर कंपनी यही चाहेगी। तो भैया कंपनी लॉ जो है ना, उसका काम ही यही है। कंपनी लॉ ने इसके लिए नियम दे दिया कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेट में जा सकते हो, तो जितना आपका शेयर होल्डर फंड है उसके 2 गुने से ज़्यादा डेट नहीं होनी चाहिए, इतनी मैक्सिमम हो सकती है आपकी। वैसे यह आदर्श स्तर भी माना जाता है। मोस्टली अगर छोटे व्यवसाय की बात करें तो वहाँ आइडियल लेवल इसका 1:1 है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जा रहा है लघु उद्योगों में इस
रेशियो का आदर्श स्तर क्या है, तो इसका आदर्श स्तर होता है 1:1। लेकिन जिस तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात हम लोग कर रहे हैं वहां पर इसका आइडियल लेवल जो होता है वो 2:1 होता है। किसी भी कंपनी की इक्विटी जो है वो जितनी है उससे 2 गुना ज्यादा हो सकता है, उसका डेट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है, मोस्टली जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो आपको डिबेंचर ही मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे डिबेंचर्स प्लस बॉन्ड्स प्लस गवर्नमेंट लोन प्लस अदर लॉन्ग टर्म लोन, ऐसे सबके सब ऋण जो दीर्घावधि के लिए लिए गए हैं, अर्थात जिनका भुगतान कम से कम 5 वर्ष नहीं होगा, इसके बाद होगा, उनको दीर्घ अवधि कहा जाता है। ओके, अब बात आती है शेयर होल्डर्स फंड क्या है। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। यहां ध्यान रखिएगा, जो शेयर कैपिटल हम लोग बात कर रहे हैं ये पेड अप शेयर कैपिटल होती है, ओवरऑल शेयर कैपिटल नहीं होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी है हमारी वो, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी है वो, उसके साथ में जो रिजर्व एंड सरप्लस है, अर्थात ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जिसको एज अ डिविडेंड्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, मैं अपने ही वीडियोस में कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूँ फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कंपनी अपने शुरुआती दिनों में उन्हें उन खर्चों को एसेट्स के तौर पे अपने यहाँ रख सकती है। तो वास्तव में वो खर्च होते हैं, संपत्ति नहीं होती, लेकिन लॉ ने ऐसे प्रोविजन किए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको एसेट्स मानकर लिख लिया जाता है। ऐसी एसेट्स को कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, अर्थात बनावटी संपत्तियां। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सब के सब होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर देखिए, आपको बेसिकली क्या जानना चाहिए, ये क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी जाती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज वहां पर होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या आता है डेट इक्विटी रेशियो में। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं, बात करें तो यहाँ पर आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जिसको कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। यह क्या बताता है कि कंपनी की शोधन क्षमता क्या है। देखिए, शोधन क्षमता की जब बात करी जाती है तो यह देखा जाता है कि कंपनी, यहां हमने क्या किया, जब यहां की बात करेगी तो यहां हमने देखा कि हमारे पास में केवल लॉन्ग टर्म डेट क्या है और हमारे पास में इंटरनल हमारी एसेट्स क्या हैं। ये सब इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल नहीं होती हैं, ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में रिलेशन देखा गया, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन बात जब पेमेंट करने की करी जाएगी तो लॉन्ग टर्म डेट का भी पेमेंट करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म डेट का भी पेमेंट करना पड़ेगा, होगा कि नहीं। क्या लॉन्ग टर्म का पेमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए ये क्या दूसरा नया कंडीशन लेके आया, उसको कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए, रेशियो का मतलब ही होता है व्यवसाय के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उस कंपनी के द्वारा दिए गए आंकड़ों का संपूर्ण एनालिसिस करना और प्राप्त परिणामों को संख्याओं में व्यक्त करना ही रेशियो एनालिसिस है। ओके, तो यहाँ पर ये एक नया मेथड लेके आए सॉल्वेंसी रेशियो। यहाँ ये क्या बताता है, ये कहता है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। अरे भाई, आप कमाई आपकी कहां से होगी? यहां से कमाई होगी आपकी। अगर बेचोगे आप तो यही एसेट्स बिकेंगी और पेमेंट किसका करेंगे? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है?
तो बात हमको ये तो बिल्कुल क्लियर थी कि लॉन्ग टर्म डेट क्या है, लेकिन ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म डेट के साथ में अगर आप करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी बन जाएगी। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है कि एक कंपनी को अपने आउटसाइडर्स को ओवरऑल जितना पेमेंट करना है वो है हमारी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हमारे पास है ही है, इसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें करंट लायबिलिटी को ऐड कर दें तो फिर ये जो कुछ भी बनेगा वही हो जाएगी हमारी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जहां पर मैंने आपको सिंपल सॉल्वेंसी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बताए हैं। वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी लायबिलिटी जो एक वर्ष के अंदर विद इन ईयर मुद्रा में बदल जाना है, वो सब की सब करंट लायबिलिटी होती है। सपोज दैट जैसे क्या 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 आएगा इसमें, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड्स, ये सब होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर इन सब को मिला लिया जाए यहां पर क्या बनेगा, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी बराबर लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। इस सबको मिला लीजिए तो ये बन जाएगी आपकी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात आती है टोटल एसेट्स का मतलब क्या है। तो टोटल एसेट्स बराबर, टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। जब फिक्स्ड की बात करी जाती है तो इसमें दो तरीके की एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। तो जब मैंने फिक्स्ड एसेट्स कहा तो वो दोनों तरीके की एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल का मतलब है जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है और महसूस तो किया ही जा सकता है, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होती है ऐसी एसेट्स जिनको छुआ और देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो कि प्रॉफिट गेन करने के लिए इनका यूज किया जाता है, लेकिन इनको देखा नहीं जा सकता, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है प्रॉफिट कमाने की क्षमता के आधार पर। तो अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, अपने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, बहुत डिटेल में बता चुका हूं। फिक्स्ड एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको एक बार खरीदा जाता है और बहुत लंबे समय तक उनकी उपयोगिता प्राप्त होती रहती है, जैसे प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब की सब क्या है। और उधर मैंने अभी इंटेंजिबल बताई, ये सब की सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है आपको, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, ये सब की सब करंट एसेट्स होती हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ लिया जाता है तो वो बन जाती हैं टोटल एसेट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड हैं तो उनको माइनस कर दिया जाएगा, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ऐड है तो माइनस कर दिया जाएगा, और अगर ऐड नहीं है तो ऐड किया नहीं जाएगा। क्यों नहीं, देखिए एसेट्स तो इसके सामने भी लिखा है, एसेट्स देखकर आप जोड़ लीजिए, नहीं जोड़िएगा। फिक्टिशियस भी तो लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा। फिक्टिशियस का मतलब है ये बनावटी हैं, ये वास्तव में संपत्ति नहीं, इनको संपत्ति केवल माना गया है, ये संपत्ति थी नहीं, ऐसा कुछ हुआ है कि इनको संपत्ति माना गया है। वो क्या हुआ है कंपनी लॉ बताता है, और उसकी मैं बात कर चुका हूं पहले वीडियोस में, तो डिटेल में उधर नहीं जाऊंगा। बात आपको उम्मीद है कि क्लियर हो रही होगी। तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। यहां पर अगर किसी की टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स जो हैं वो इक्वल हों, वो 1:1 हो, इसका मतलब है इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे ये वाला अनुपात कम होने लगेगा, अगर ये अनुपात कम हो रहा है तो फिर उसकी पोजीशन व्यवसाय की खराब हो रही है, और अगर ये प्लस हो रहा है तो ये बहुत अच्छा होता है। बात क्लियर है भाई, एसेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, तो फिर ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखिए ये इन प्रैक्टिस नहीं अप्लाई होता है। अगर कोई व्यापारी, अगर कोई कंपनी, अगर कोई संस्था सिर्फ अपने पैसे से व्यवसाय करने की उम्मीद कर रही है तो वो कभी बड़ा नहीं कर पाएगी, कुछ पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि एक व्यक्ति की सीमाएं हैं, आप उसके आगे नहीं जा सकते।
लेकिन और यहाँ पर इक्विटी की भी सीमाएं होती हैं। आप अथॉराइज्ड कैपिटल जितनी अपनी बताओगे उससे ज़्यादा थोड़े इशू कर सकते हो, और व्यवसाय को बढ़ाना है तो आपको डेट में जाना ही पड़ेगा। तो डेट में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, डेट में जितना ज़्यादा जा सकते हो उतना जाइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी कैपिटल बजटिंग हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें बताऊंगा चल के कि कैसे टारगेट किया जाता है, हमको कितना भी लोन ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन लीजिए, कमाइए और उसकी किस्तें चुकाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम किसी की पोजीशन को एग्जामिन कर रहे हैं तब उस दशा में हमको ये देखना होता है कि आखिर अगर कभी फंसा तो ये पेमेंट क्या कर पाएगा। तो ये देखते हैं भैया, देखिए अगर किसी से लोन लेने जाओ ना, फ्रेंड्स अपने लोन मांगो, तो आपकी हैसियत पहले वो देख लेगा कि आपकी हैसियत क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन देगा। किसी संस्था से लोन मांगने जाओगे तो वो भी आपसे देख लेगी। बड़ा लोन मांगने जाओगे तो ITR मांगेगी कि इनकम टैक्स कितना फाइल करते हो, ITR कम से कम पिछले 3 वर्ष का दो आके कि कितना टैक्स चुकाते हो, आप टैक्स पेयर हो कि नहीं। 10 लाख से ऊपर का लोन लेने जाओ तो ITR मांग लेगी बैंक, जो भी संस्था आपको दे रही होगी लोन। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी हैसियत देखना चाहते हैं, क्या हैसियत है तुम्हारी, उतना ही तो लोन देंगे आपको। इसी तरीके से जब किसी कंपनी को कोई लोन दे रहा होता है तो वो ये देखना चाहता है कि प्रेजेंट टाइम में इसकी पोजीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ में डेट होल्डर्स जुड़ते हैं। तो ये है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। अब चलते हैं और कुछ और रेशियो हैं उन पर बात करते हैं चल के। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं प्रोप्राइटर्स रेशियो। ये क्या बताता है कि प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब वही होता है जो शेयर होल्डर फंड का होता है, अर्थात इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स बराबर प्रोप्राइटर्स फंड। और टोटल एसेट्स का मतलब वही होता है जो अभी पिछले रेशियो में बताया मैंने, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बोथ प्लस करंट एसेट्स माइनस फिक्टिशियस। अगर वो इंक्लूड हैं तो, नहीं इंक्लूड हैं तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और अगर इंक्लूड हैं तो उनको माइनस कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर हमको ये पता चल जाता है कि प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, इसको दो तरीके से अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी ये अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। प्रोप्राइटर्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटर्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, तब ये क्या हो जाता है, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। और कभी कभी पूछा जाता है करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड, तो हो जाता है करंट एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। अगर सिचुएशन हो, ये जानने की जरूरत महसूस हो कि फिक्स्ड एसेट्स के साथ में, स्थायी संपत्तियों के साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या रेशियो है, या फिर करंट एसेट्स के साथ में शेयर होल्डर्स फंड का क्या अनुपात है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड, इस वजह से फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड है। अगर आपसे पूछा जा रहा हो प्रोप्राइटर्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, तो प्रोप्राइटर्स ऊपर हो जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स नीचे हो जाएगा। ओके, कुल मिलाकर के इनका संबंध ही बताना होता है, तो संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर इस तरीके से हम कहें कि ये हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है ये है 4 लाख, और प्रोप्राइटर्स फंड जो है ये है 8 लाख, तो हमारा अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:2। और अगर हम संख्याएं पलट दें, कहें ये है 8 लाख है ना, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स कर दें, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, तो इसको हम कहेंगे 2:1 है। अरे बात तो वही है, ये इसका रेशियो तो वही निकल के आ रहा, देखो बात तो वही रहेगी चाहे जैसे घुमा लो। तो ये मत सोचना कि बुक में ये लिखा होता है वो लिखा होता है, ये फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल, तो जितने ये 2 वाले बीच में जिनमें 2 लग जाता है, ऐसे वो सब के सब रेशियो जिनमें बीच में 2 लग जाए। जैसे ये पूछा जाता है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स रेशियो, तो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स। करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स रेशियो, तो करंट एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स रेशियो। नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल रेशियो, तो नेट प्रॉफिट अपॉन पेड अप कैपिटल। 2 से पहले वाला जो है उसको ऊपर, 2 के बाद वाला नीचे, और उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही ये फॉर्मूला जनरेट किया जाता है, होता कुछ नहीं है। हम लोग को संबंध जानना है, संबंध हमको पता चल रहा है कि ये है,
बात क्लियर? ये वो रेशियो है जिनसे हमको ये पता चलता है पेमेंट करने की स्थिति क्या है और कम इनके यहाँ व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या है। देखिए, अगर किसी के पास में फिक्स्ड एसेट्स कम है, ये रेशियो बेहतर नहीं माना जाएगा। प्रोप्राइटर्स जितना फंड है, फिक्स्ड एसेट्स उसकी आधी हैं। इसका मतलब बाकी भैया आपने पैसा क्या किया है, जो पैसा आप लेके आए उसको कहाँ यूज किया है आपने, ठीक है ना। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए आपने बहुत ज्यादा रोक रखा है पैसा। अब वर्किंग कैपिटल का यूज कैसे कर रहे हैं तो वो अलग से पूरा एनालिसिस करते हैं, तब पता चलता है कि उसका कैसे यूज किया जा रहा है। लेकिन ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट हम लोग 4 नंबर पे देखते हैं चल के, कैपिटल गियरिंग रेशियो। वैसे इसको मैं बता चुका हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसको पूंजी दंतीकरण अनुपात कहते हैं और ये व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का एनालिसिस करता है। फॉर्मूला क्या बनता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। अर्थात यहां से हमको ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है उसके सापेक्ष हमारी जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस है उनका अनुपात क्या है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट। जितनी भी डेट होती है वो सब फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग होती हैं। मोस्टली डेट में हमको मिलता है डिबेंचर, और डिबेंचर से पहले एक रेट लिखी होती है, उस रेट को कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो और प्रेफरेंस शेयर से भी पहले एक रेट लिखी होती है, उस रेट का मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड्स। तो प्रेफरेंस शेयर और डेट पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एकदम, और या डिविडेंड्स रेट होती है वो एकदम फिक्स होती है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के बीच में अनुपात देखा जाता है। अब चलिए इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये कुल मिलाकर के कितना बन रहा है, ये 6 लाख रुपए है, और जो मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस है ये 4 लाख रुपए का है। तो हमारा अनुपात क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 1.5 अनुपात 1। इसके अपोजिट अगर मान लो मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है ये 5 लाख है, और जो मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट फाइनेंस बेयरिंग फाइनेंस है ये कितना है, ये है हमारा 4 लाख रुपए का। अब ये अनुपात क्या निकल करके आएगा, तो 4 लाख से ये जीरो कट गए, ये जीरो कट गए, ये आएगा 1.25 अनुपात 1। ओके, तो देखिए जहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस की अपेक्षा हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा होती है, वहां पर व्यवसाय की जोखिम की मात्रा कम होती है। और जहां पर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस की अपेक्षा कम होती है, वहां पर जोखिम की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर जोखिम कम है। क्यों कम है, क्योंकि जितना मेरे ऊपर लोन है, डेट है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा की इक्विटी हमारे पास है, उसकी 1.5 गुना इक्विटी है, जबकि यहां केवल 1.25 गुना इक्विटी है। तो देखिए होता क्या है, जहां ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो अब बताने जा रहा हूं, जब व्यवसाय में गियरिंग हाई होती है, जब व्यवसाय में गियरिंग हाई होती है तो वहां का रिस्क का लेवल लो होता है, और जहां गियरिंग लो होती है वहां रिस्क का लेवल हाई होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। गियरिंग लो है, देखो गियरिंग लो है तो रिस्क का लेवल हाई है, यहां पर गियरिंग हाई है तो रिस्क का लेवल लो है। बात क्लियर है। इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड। अब मैंने आपको लगभग रेशियो एनालिसिस से ऐसा कोई भी रेशियो रह नहीं गया है जो मैंने आपको बताया ना हो और जिसके संदर्भ में मैंने आपको समझाया ना हो। उम्मीद है ये सारे ही वीडियोस आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। यदि पुराने वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के बाद में उनको भी देख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। अब मैं अपने अगले वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब पेपर कभी बहुत ही स्टैंडर्ड बनता है तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।